क्लास में हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे और साथ ही साथ ये भी देखा था कि अगर स्लोप के साथ वेलोसिटी को रिलेट किया जाए तो हम लोग किस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और स्लोप के साथ रिलेशन डेवलप हुआ है और साथ ही साथ ये VW है, डेट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। और हम लोगों ने यहाँ पे वेव इक्वेशन भी निकाला था, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या बोला था, कोई भी वेव या फिर कोई भी इक्वेशन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एक वेव का इक्वेशन होगा। और हम लोगों ने इस जगह से स्टार्ट किया था। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें ये पार्ट यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव किसी स्पीड से जा रही है उसकी क्या वैल्यू होगी या फिर मैग्नीट्यूड क्या होगी वो निकालते हैं हम। स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। अब देखो इसका फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, मैं बता भी दूंगा तो भी कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला है। तो बोलो, बताओ या ना बताओ? बताओ सर। मत बताओ सर, सर मत बताओ। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। कुछ लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे आएगा फॉर्मूला, बता देता हूँ। और कुछ लोग को ऐसा भी लगेगा कि सर को आता ही नहीं होगा। तो ये कुछ इस टाइप का वेव है और वेव जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी होगी VW। ठीक है, रस्सी को जब हम लोग स्ट्रेच करके रखते हैं तो ये अभी टेंशन में होता है, रस्सी होता है टेंशन में। और जब इसको पुल कर लेते हैं तो ये रस्सी का शेप चेंज हो जाता है इस टाइप से। तो इसका मतलब ये रस्सी अब इस जगह पे नहीं है, डॉटेड लाइन जहाँ पे मैंने दिया है रस्सी अब उस जगह पे नहीं है, जो सॉलिड लाइन है रस्सी उस जगह पे है। और अगर लंबी रस्सी है ये इस तरीके से तो ये वेव इस तरीके से प्रोपोगेट करके आगे जाता है और ये अपने शेप को डिस्टर्ब नहीं करता है, जैसा शेप है वैसा ही जाएगा। ये बस थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ऐसा ऐसा चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये वेव और खिसक जाएगा, मतलब शेप अपना डिस्टर्ब नहीं करता है, अपना शेप को वो डिस्टर्ब नहीं करता है, बस वेव्स आगे की डायरेक्शन में मूव करते करते चले जाते हैं। तो मैं किसी भी स्ट्रिंग का एक पॉइंट को देख रहा हूँ या फिर एक सेक्टर को देख रहा हूँ, एक पार्ट को देख रहा हूँ। क्या इस पार्ट को अगर मैं देखूंगा, इतने से पार्ट को, तो वेव जो है वो इस तरीके से पार्टिकल्स, वेव अगर आगे मूव करेगा तो पार्टिकल्स क्या करेगा, पहले यहाँ पे था फिर अब यहाँ पे पहुंचा फिर ऊपर पहुंचा फिर अब नीचे आएगा। वो क्या कर रहा है, ऐसा चम कर रहा है, ऐसा चम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं एक ट्रॉली पे बैठ गया और ट्रॉली पे बैठ करके मैं आगे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ उतनी वेलोसिटी से जितनी की वेव चल रही है, जिस वेलोसिटी से। तो क्या मेरे रेस्पेक्ट में ये जो शेप है, ये जो शेप बना है वो कांस्टेंट रह जाएगा और तब मैं बोलूंगा कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। हालांकि इस लोकेशन पे मैं ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर किया तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया है क्योंकि, तो मैं एक कर्वेचर एज्यूम कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है, पार्टिकल इस तरीके से मूव करते हुए निकल जा रहा है। क्योंकि मैं आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ना, तो मेरे रेस्पेक्ट में पार्टिकल मूव करेगा। मेरे रेस्पेक्ट में वेव स्टेशनरी है, पार्टिकल मूविंग है। और कोई भी बंदा अगर ग्राउंड से देख रहा है तो इस ग्राउंड वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में वेव नॉट स्टेशनरी बट द पार्टिकल इज स्टेशनरी इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है लेकिन एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल स्टेशनरी है। मैं अभी विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन देख रहा हूँ जो कि VW से आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता हुआ मुझे नजर आएगा। तो सर्कुलर कैसे होगा वो बताओ ना। देखो, कोई भी कर्वेचर अगर बना है तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। तुम पूरे गोल सा जो चीज है उसको कंसिडर मत करो कि ये सर सर्कल का तो पार्ट ही नहीं है, तो साइन का पार्ट है। छोटा सा पार्ट देख रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लिया हूँ, तो एक सर्कल का पार्ट हो सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये जो टेंशन लग रहा होगा इसके कारण से ये मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसका जो कंपोनेंट आएगा ये पहला नंबर की काफ़ी ज़्यादा छोटा एंगल बना रहा है, मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, और हम लोग समझ रहे हैं कि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका जो कंपोनेंट होगा टेंशन का 2 डायरेक्शन में होगा, एक इधर और इधर, और सेम वे में इसका भी जो कंपोनेंट होगा एक इधर और इधर, ठीक है। तो ये एंगल होगा थीटा और ये भी एंगल होगा थीटा, तो इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा, इस तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा और इस तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा। ये जो लेंथ है, इतना सा जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा s, एंड दिस s विल बी इक्वल्स टू r इंटू थीटा, और टोटल एंगल है 2 थीटा, बराबर है क्या? तो क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल ना। उस रस्सी का मुझे पहले मास पर यूनिट लेंथ लिखना होगा, और उसको हम लोग यहाँ पे खास करके लेमडा से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है हमारा, मास पर यूनिट लेंथ। तो बताओ इस छोटे से पार्ट का मास कितना हो जाएगा? दिस मास विल बी इक्वल्स टू, इसको कैपिटल एम कर रहा हूँ, और ध्यान देना ये कैपिटल एम पूरे रस्सी का मास है और लेंथ जो है पूरे रस्सी का है, और यहाँ पे मैं सिर्फ इस छोटे से लेंथ का मास निकाल रहा हूँ। डेट विल बी म्यू इंटू एस, और एस का वैल्यू होगा आर इंटू 2 थीटा। क्या इतना सा मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, 2t साइन थीटा। 2t sin theta is equals to mv square by r, mv square by r। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, 2t sin theta is equals to m, मास कितना है म्यू r इंटू 2 थीटा v स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने ये बोला हुआ है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तुम चाहो तो थीटा को डी थीटा लिख करके भी ये सारा स्टेप कर सकते थे, तो भी हमारा आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साइन थीटा को मैं लिख दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू थीटा वी स्क्वायर, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो वी कितना आ गया बोलो, रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू, और ये हमारा निकल के आ गया वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। ध्यान देना ये वेव की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके या फिर स्लोप वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मैं हर एक चीज इसमें डिफाइन कर देता हूँ। टी इज द टेंशन इन द सर स्ट्रिंग। कोएफिशिएंट बोल रहा है, क्या बोल रहे हो? वेव ऑफ पार्टिकल कोएफिशिएंट से निकालते थे ना। मास पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम कोफिशिएंट से निकलता है, ठीक है। ओमेगा ए जो था वो मैक्सिमम था, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए तो क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, dy बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, याद है, या फिर हाँ यस वेलोसिटी सर। ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला, ये यस सर। हाँ ये मैक्सिमम है। तो ये चीज है, इसको डिफाइन कर दिया है। इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, और इस पे जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक रस्सी है, और इस डेरिवेशन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ही नहीं है बस एक लॉजिक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, और इस रस्सी की जो डेंसिटी है रो है, और रो इज द व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
डेंसिटी है, और इस रस्सी का जो लेंथ है वो एल है, और इस रस्सी का मास एम है। तो मैं डेंसिटी कैसे डिफाइन करूंगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का वैल्यू m है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a इंटू एल। किसी को कोई डाउट इसमें? ये जो लिखा है मैंने रो, किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब रो इज इक्वल्स टू क्या लिख लूंगा मैं? m बाय एल, और a को इस तरफ सेंड कर दिया। m बाय एल क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, और ये क्या लिखा जाएगा? म्यू। सो म्यू इज इक्वल्स टू रो a, और इसका वैल्यू मैं इस वाले में पुट कर लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ टी अपॉन रो ए। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। तो ये मतलब एरिया ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन। सेक्शन, हाँ ये क्रॉस सेक्शन एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है, कंफ्यूज सर मत 2 ही होना। मिनट बचा है। हाँ, ए कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर से, अगर रेडियस वगैरह गिवन है तो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि समझ में आया या नहीं आया। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन जो कि सबसे हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक पतली सी रस्सी है, बहुत ही थिन और बहुत कम मास वाला रस्सी है, उससे एक 10 केजी मासलेस का, स्ट्रिंग। नहीं मासलेस नहीं अभी अभी मासलेस नहीं बोलेंगे अभी समझ में आएगा तुम्हें। तो 10 केजी का ब्लॉक जो है इसके साथ हैंग कर दिया, और इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो दिया गया है, म्यू इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² केजी पर मीटर, और इस रस्सी का जो लेंथ गिवन है डेट इज 1 मीटर, बराबर। तो पूछा गया फाइंड द टाइम taken by a pulse created at A to reach B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताऊं? चलो करते हैं। अब तक में आई थिंक सबका आंसर आ चुका होगा और सही आया होगा, ठीक है। देखो, यस सर। है ना, मैंने जब बोला कि ये रस्सी काफी थिन है और इसका मास काफी कम है, तो उसी समय मैंने तुम्हें ये हिंट दे दिया था कि तुम्हें इस मास को नेग्लेक्ट करना है। किसके कंपैरिजन में? 10 केजी के कंपैरिजन में। तो हमें ये एज्यूम करना है कि चाहे ये लोकेशन हो, चाहे ये लोकेशन हो, चाहे ये लोकेशन हो, चाहे ये लोकेशन हो, टेंशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और टेंशन है कितना? 10 जी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ टी बाई म्यू, और वैल्यूज को पुट करें तो रूट अंडर ऑफ टी का वैल्यू हो जाएगा 100, और म्यू का वैल्यू है 10⁻⁻², तो निकल के आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। रस्सी का लेंथ है 1 मीटर, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डेट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये? 0.01 सेकेंड, इतने टाइम में पहुंच जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुझे कब मास को नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर इस पूरे रस्सी का मास देखें तो इस पूरे रस्सी का मास कितना निकल के आएगा? म्यू इंटू एल, डेट विल बी 10⁻⁻² kg, विच इज 0.01 kg। और अगर इस जगह पे मुझे इस जगह पे रस्सी का टेंशन निकालना है, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 10 प्लस ऑफ 0.01 इंटू जी। क्या मैं 0.01 को 10 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि पूरे रस्सी में हर एक जगह पे टेंशन कांस्टेंट होगा। तो मैं नेग्लेक्ट कब कर सकता हूँ, इस बात का हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जब ये वैल्यू काफ़ी छोटा होगा तभी नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर एक जगह पे छोटा दे। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन
थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए कि कार्ट है और कार्ट के अंदर कुछ सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि रस्सी जो है हैंग कर रहा है पुली के थ्रू होते हुए ब्लॉक के साथ अटैच्ड है और ये पूरा का सर ये पूरा कोई फ्रेम के अंदर है? हाँ, ये पूरा कार्ट पे रखा हुआ है और ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ वी नॉट। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ वी नॉट। ये रस्सी का लेंथ दे रखा है, इधर दिया हुआ है दैट इज 2 कितना ले लूं मैं, इधर दे रखा है तुम्हें 0.75 मीटर और ये जो पार्ट दे रखा है दैट इज 0.25 मीटर दे रखा है और ये 10 kg का मास है और इसका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है 0.01 kg पर मीटर। वी नॉट दिया गया है दैट इज लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैं ए पे पल्स क्रिएट करता हूं तो उस पल्स की, ये पल्स इस तरीके से क्रिएट हो गया और ये आगे की डायरेक्शन में मैंने पल्स क्रिएट करा करके बनाया। तो इस पल्स की वेलोसिटी क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू द कार्ट एंड विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पल्स। पहला विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट एंड सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सॉल्व करो। और सर टाइम कैलकुलेट नहीं करना है। टाइम कैलकुलेट नहीं करना। चलो सॉल्व करते हैं। अगर तुम ध्यान से डेटा को देखो तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन दिए मैंने वही डेटा है ये ठीक है। जो लेंथ है रस्सी का वो कितना है 1 मीटर है और जो म्यू है वो कितना है 10⁻⁻² kg पर मीटर। तो मुझे बस कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए डेटा पे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो रस्सी की जो वेव की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी √T/μ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रस्सी पे पल्स क्रिएट किया है तो मैं इसी का मास लूंगा, नहीं, मुझे हर एक पूरे रस्सी के लेंथ का मास लेना है। अगर इस लेंथ को ले रहे हैं तो मास भी मुझे बस इतने से रस्सी का लेना है। ठीक है क्या? तो मास पर यूनिट लेंथ जो गिवन है वो तुम्हें दे दिया गया है और रस्सी का लेंथ दिया गया है और रस्सी का लेंथ से अभी कोई मतलब है नहीं क्योंकि टाइम मुझे निकालना है नहीं, सिर्फ वेलोसिटी निकालना है। और टेंशन कितना हो जाएगा क्योंकि लेंथ से ये पता चल गया कि मास जो है वो छोटा है, बहुत ज़्यादा मास नहीं है। हम लोग 10 kg के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो टेंशन कितना हो जाएगा 10G। तो फिर इधर वैल्यूज को पुट कर लो, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय म्यू और म्यू का वैल्यू 10⁻⁻², ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। और ये अगर वी डब्ल्यू आ गया तो अब मुझे दो चीज़ के रेस्पेक्ट में निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट एंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो वैल्यू आया विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट आया और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, मुझे बस ऐड करना होगा इतना वैल्यू को 100 के साथ। That will be 100 plus of 50 which is 150 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ, यस सर। आगे चल के इस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बस कॉन्सेप्ट मुझे बताना था। चलो अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है सर कि अगर वो ट्रक नहीं चल रहा होता तो तो तब भी वेलोसिटी 100 100 आता। सिर्फ 100 होता है वेलोसिटी, ट्रक नहीं चल रहा होता तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी 100 ही होता ना। हाँ, तो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 100 ही होता है। अब ये एक रस्सी है जिसका मास m है और लेंथ l है। ठीक है, एक पल्स को क्रिएट कराया गया ए पे, तो पूछा गया कि बी पे वो कितने टाइम के बाद पहुंचेगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच
बी फ्रॉम ए। अच्छा क्वेश्चन है, करो सॉल्व। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो टेंशन है वो वेरी करते जा रहा है। अंडर जब हम रूट एल बाई जी। लोग चेक करते हैं, टी बाय म्यू होता है फॉर्मूला, है ना, रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू। तो मैं टेंशन पुट करूं तो क्या पुट करूं आखिर, है ना। तो जैसे जैसे वेव ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, टेंशन का वैल्यू चेंज होते जाएगा। ये पल्स क्रिएट हो चुका है और ये ऊपर जा रहा है लेफ्ट से, है ना। तो इस लेवल पे मुझे टेंशन देखना होगा कितना होगा, और जितना टेंशन होगा उसी के हिसाब से इस वेव की वेलोसिटी डिफाइन होगी। तो इस जगह पे टेंशन होगा कितना, मैं मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस पे अभी वेव पहुंच गया है या फिर y डिस्टेंस पे पहुंच गया है, जो भी तुम ले सकते हो। तो इसका मास कितना होगा m डैश, और जो टेंशन होगा वो कितना होगा m डैश इंटू जी के बराबर। इतना सा रस्सी का जो भी पार्ट होगा वो टेंशन ही झेल करके इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो टी डैश विल बी इक्वल्स टू एम डैश इंटू जी, और इसका म्यू कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इतना हो जाएगा। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो एम डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम डैश विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एक्स। वैल्यू को इधर पुट कर लेता हूँ, म्यू एक्स इंटू जी, दिस विल बी द टेंशन। और अब वेलोसिटी ऑफ वेव कितना लिखूंगा मैं, रूट अंडर ऑफ टी बाई म्यू, और टी का वैल्यू कितना है पुट कर लेता हूँ, म्यू एक्स इंटू जी डिवाइडेड बाय म्यू मास पर यूनिट लेंथ। वही चीज तो है, कैंसिल आउट हो गया ये तो। और अब क्या निकल के आया, रूट अंडर ऑफ जी इंटू एक्स। ठीक है क्या, रूट अंडर ऑफ जी यस। इंटू एक्स निकल के आया वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये जो है वेलोसिटी बेसिकली क्या है, डी एक्स बाई डी टी, यही है ना, डी एक्स बाई डी टी। जिस रेट से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज वेलोसिटी। तो मैंने एक्स को एक तरफ कर लिया और टी वाले टर्म को एक तरफ कर लिया, और मुझे ये निकालना है जब टाइम जीरो था तो उसका पोजीशन क्या था, जीरो था, और जब टाइम टी हो जाएगा तो वो एल लेंथ पे पहुंच जाएगा, और उस समय तक उसको पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू रूट अंडर ऑफ एक्स लिमिट फ्रॉम जीरो से एल इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ जी और टी हो जाएगा। और जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू टू रूट अंडर ऑफ एल बाय जी। फाइनल आंसर। कितना टाइम लगेगा उसे सबसे लोएस्ट पॉइंट से लेकर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में। समझ में आया क्या, ऊपर ले हाँ। तो यस सर। आया था किसी का, एक दो का तो आया ही होगा। सर ऊपर दिखाओ ना। हाँ ये लो, सर इसमें टी डैश इज इक्वल टू एल डैश जी लिखा है। हाँ टी इज इक्वल्स टू सर एम टी डैश जी है, टी डैश इक्वल्स टू एम, टी इज इक्वल्स टू एम डैश जी। ये वाला टेंशन जो है वही टेंशन, ठीक है क्या। सर टेंशन तो अलग रहेगा ना। टेंशन क्यों अलग रहेगा, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के मैं गया पहुंचा तो टेंशन होता क्या है, उस मास को जो बैलेंस कर रहा है वही टेंशन होता है। और इसका मास कितना है, एम डैश, एम डैश कितना है, एक्स लेंथ के लिए इतना है, तो उतना टेंशन होगा उस जगह पे। इस जगह पे पहुंचेंगे तो कुछ और टेंशन होगा, है ना, लेकिन मैं तो अभी एक्स लेंथ पे हूँ, बराबर। समझे सर। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसी में एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन दूसरे जगह पे भी आते हैं, मॉडिफाइड क्वेश्चन भी आते हैं। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा काफी आसान हो जाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली है नहीं, लेकिन उसको मैं दूसरे फॉर्म में बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला वेलोसिटी, रूट अंडर ऑफ जी एक्स, वी इज इक्वल टू क्या आया, वी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ
जी एक्स, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एक्स, और इसको कंपेयर करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से, क्योंकि ये फंक्शन एग्जैक्टली इसके जैसा सिमिलर मुझे लगता हुआ दिख रहा है। तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा उस पल्स का, g/2। मतलब कि ये जो पल्स है ऊपर के डायरेक्शन में एक्सलरेट कर रहा है, कितने से, g/2 से। समझ में आया क्या? और स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे टेंशन जीरो था, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना था, जीरो। तो यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो इस लोकेशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ये भी निकाल सकते हैं कि इतना लेंथ को कवर करने में इसको टाइम कितना लगेगा। देखो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, s का वैल्यू है लेंथ l, इज इक्वल टू हाफ ऑफ g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आ गया, रूट अंडर ऑफ l/g, और 2 बाहर निकल गया। क्या यही आंसर आया था ऊपर? बोलो समझ में आया सबको? यस समझो अच्छा। तो हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी पल्स ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो g/2 होता है। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन होता है, g/2। जी अब भाई। इस पे मॉडिफाइड क्वेश्चन में पूछ करके दिखाता हूँ, कहीं तो भी मॉडिफाइड क्वेश्चन है, याद नहीं आ रहा है, एससीबी या एयरडॉक कहीं पे तो है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक रस्सी है और पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, एक पल्स क्रिएट किया गया पॉइंट ए पे, और उसी इंस्टेंट पे एक मास को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो पूछा गया कि फाइंड द लोकेशन वेयर बोथ द पल्स एंड द बॉल या फिर जो भी स्टोन है विल मीट। फाइंड द लोकेशन फ्रॉम ए where pulse and the ball will meet। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया और काफी आसान क्वेश्चन। किसी ने निकाला क्या अभी तक आंसर आया? सर एक सेकेंड। हम्म, नहीं आया अभी तक? चलो देखते हैं, आ जाना चाहिए। आया? आ रहा है सर, एक सेकेंड। आया। नहीं आया अभी तक? देखो इधर कैसे करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे की डायरेक्शन में जी, और इस वेव पल्स का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में g/2। तो ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, g प्लस ऑफ, L/3 आएगा। अच्छा हाँ, तो ये हो जाएगा
3g/2 और ए रिलेटिव आ गया हमारे पास, एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो एस कितना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि दोनों को ड्रॉप किया गया है, एक इसको तो ड्रॉप किया गया है तो ये 0 होगा, और क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 तो यू कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। और ये हाफ ऑफ ए के जगह पे मैं लिखूंगा 3g/2 इंटू टी स्क्वायर, और इस जगह से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो दोनों वेपल्स मीट करेंगे। कहीं बीच में मीट कर रहा होगा इस जगह पे, तो कितना टाइम आया 2l/3g, सॉरी 4, ये टाइम आया, और ये टाइम आया। हाँ सर। तो टाइम के बाद मुझे डिस्टेंस निकाल लेना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो y विल बी इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेव पल्स के लिए लगा दिया मैंने, ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, l/3। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अभी तुम्हें कैसे करना होता, ऊपर जो इंटीग्रेशन वगैरह किया है मैंने, ये ऊपर ये काम करना होता अगर मैं ये नीचे शॉर्टकट नहीं बताता तो। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एक रस्सी को मैंने m मास से अटैच कर दिया और इस रस्सी का भी मास m है और लेंथ l है, तो a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसा ऊपर क्वेश्चन किया है ना, जैसा ऊपर क्वेश्चन किया है, ये एलिमेंट लेकर के वहां पे टेंशन निकाल लिया, एग्जैक्टली सेम काम करना पड़ेगा, बस टेंशन में एक और वैल्यू ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ही करना है, सिंपल। इसका एक और अलग तरह का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि ये रस्सी है सेम, और एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इस जगह पे एक पल्स क्रिएट कराया गया और ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, और इस रस्सी का लेंथ है l, और इसका भी मास m है और इसका भी मास m। क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पल्स at b if the wavelength of the pulse at a is lambda naught। सॉल्व करो इसका। इसमें कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, और मतलब कि अगर तुमने फर्स्ट टाइम नहीं किया है तो तुमसे होगा ही नहीं, हो भी सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि वो क्लिक नहीं करता है कभी कभी। ठीक है, एक चीज मुझे पता है कि एक बार तुमने पल्स क्रिएट करा दिया इस जगह पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी, तो पूरे ड्यूरेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, मतलब कि पल्स चाहे ए पे हो चाहे बी पे हो, फ्रीक्वेंसी तो एफ ही रहना है। बिल्कुल हाँ, इस जगह पे वेलोसिटी अगर मैं वी ए बोलूं और इस जगह पे वेव की वेलोसिटी वी बी बोलूं, तो मैं लिख सकता हूं कि वी बी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा बी और वी ए इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा बी, दोनों को डिवाइड कर लो, तो वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए, और लैम्डा ए गिवन है तुम्हें लैम्डा नॉट, मुझे लैम्डा भी चाहिए, इसका मतलब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। अगर इन दोनों का रेशियो निकल गया तो आंसर आ जाएगा। अब देखो रेशियो कैसे निकालेगा, वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू, मास पर यूनिट लेंथ पूरे ड्यूरेशन में चेंज होगा क्या, नहीं, सिर्फ टेंशन चेंज होगा, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ टी, तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए लोकेशन पे जो टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा, और बी लोकेशन पे जो टेंशन होगा वो 2mg के बराबर होगा। तो इधर से हमने रेशियो निकाल लिया, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, √2 आ रहा है। सही है क्या,
बताओ। अरे समझ में आया या नहीं आया? हाँ यस सर सर। सही है। है ना, सिंपल ही है ना, मैंने तो कुछ खास करा नहीं, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है नहीं इसमें। बस फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर बीच में पार्ट स्किप हुआ तो। अब देखो इस पे क्वेश्चन और भी अलग अलग तरह के पूछे जा सकते हैं। एक और एडवांस क्वेश्चन है, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम लोग करके लेकर के आना है। एक रस्सी है जिसका रेडियस r है और इसको रोटेट कराया जा रहा है ओमेगा से, इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट से लिखो जो भी है, ओमेगा नॉट से रोटेट कराया जा रहा है और एक पल्स को क्रिएट कराया गया इसी के ऊपर इस तरीके से, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में भी पल्स क्रिएट करा के मूव कराया जा सकता है, लेकिन मैंने सेम डायरेक्शन में कराया। तो पूछा गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ pulse created with respect to ground। वैसे ये लिखा नहीं होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिर्फ बोला जाता है स्पीड ऑफ द पल्स क्रिएटेड, और जब भी कुछ ना मेंशन हो इसका मतलब वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बोल रहा है। तो जेई में ध्यान रखना ये सब चीजें मतलब अंडरस्टूड समझता है वो और अंडरस्टूड वे में लिखता है। तो इसको तुम लोग सॉल्व करके लेके आना, देखते हैं कितने लोग का आता है आंसर। मास वगैरह लेना हो तो एम ले सकते हो, रेडियस तो आर की वैन करना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सर और हाँ बोलो। सर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है ना, एक कोई इक्वेशन है या फिर एक अंडर रूट टी बाय म्यू। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन? वेलोसिटी ऑफ वेव, हाँ, अगर इक्वेशन गिवन होगा वेव का तो है ना, हाँ सर। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव गिवन होगा, तो उसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया, वेलोसिटी ऑफ वेव किस तरीके से निकालते हैं। अब ये देखते हैं कि जो वेव क्रिएट किया है हमने उसमें एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इन ए स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग में वेव पल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी ये हम लोग देखना चाहते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, कहीं भी काम नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। कहीं पे भी डेरिवेशन नहीं कराया जाता है, किसी भी जगह पे तुम अगर पढ़ाई करोगे तो डेरिवेशन नहीं कराया जाता है, सिर्फ आंसर या फिर वैल्यू लिख दिया जाता है। तो डेरिवेशन बताऊं क्या, बोलो। सर बोर्ड्स में भी नहीं आने वाला। नो सर। डेरिवेशन बोर्ड्स में भी नहीं आएगा। सर बता दो। ठीक है, तो मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ, कुछ कुछ चीजों को थोड़ा थोड़ा समझाते हुए। मैं क्या कर लेता हूँ कि फिर से एक छोटा सा स्लिट लेता हूँ और स्लिट में से मैं देखना चाहता हूँ कि ये पार्टिकल किस तरह से मोशन कर रहा है। अगर इस पार्टिकल का मैं मोशन देखूं तो इसके पास जो एनर्जी है वो दो तरह की एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड हो चुका है, तो स्ट्रेच हो चुका है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे? वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अभी इस जगह पे है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा होगा, तो उसके पास वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मैं अगर इस छोटे से एलिमेंट को जूम करके देखूं यहाँ पे, तो ये एलिमेंट कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इतना सा ये वाला लेंथ है dx और ये वाला लेंथ है dy, काफी ज्यादा स्मॉल एलिमेंट लिया है मैंने, और ये जो लेंथ है ये dl है, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें जो पहला चीज है वो इस एलिमेंट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, है ना। इन दिस एलिमेंट सम पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड, और क्योंकि इस एलिमेंट के पास वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। सो
in this element some kinetic energy will also be there. रस्सी, मैं अगर छोटा सा एलिमेंट बनाया हूं तो ऐसा है रस्सी, और ये जो रस्सी का पार्ट है सारे के सारे मूव कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैं थोड़ा सा कर्व में बनाया हूँ, लेकिन एलिमेंट काफी ज्यादा छोटा होगा तो वो लेंथ काफी छोटा होगा। मास dm और वेलोसिटी इसका पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी। तो बताओ इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? छोटा सा काइनेटिक एनर्जी हाफ एफ एम बी स्क्वायर, है ना। तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? डी के मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एम इंटू वी स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर। याद करो जब y हमने लिया था तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और x क्या था? a साइन ऑफ, जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे dy बाई डी टी तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। जिसको ना समझ में आ रहा हो तो टेंशन ना ले, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। तो इसका छोटा सा मास कितना होगा? छोटा सा मास भी मैं देख सकता हूँ, डी एम मास विल बी इक्वल टू म्यू इंटू डी एल लेंथ, इतना छोटा सा मास। इन सभी के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, तो डी के मेरा निकल के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ म्यू डी एल, और साथ ही साथ सॉरी जो लेंथ होगा डी एक्स होगा ना, क्योंकि अभी स्ट्रेच हो चुका है, अभी स्ट्रेच हो चुका है, मुझे ये वाला लेंथ लेना है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ लेना है, क्योंकि उस समय की मास पर यूनिट लेंथ गिवन होती है। तो ये मैंने लिया dx, तो इस जगह क्या है dx, ये हो गया dx, और वैल्यूज क्या है? हाफ एम, ये a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव, ये लिया। और dx को मैं नीचे कर लेता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये दे रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, है ना, हाफ न्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। ये क्या चीज है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ गया। मैं अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालना चाहता हूं, ताकि मैं उन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकाल पाऊं। अब देखो जो भी वर्क होगा वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, उस समय टेंशन टी है, और जो लेंथ में चेंजेस हुए हैं वो dl माइनस ऑफ dx हुआ है। अरे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एक्स। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो फोर्स मैंने यहाँ पे टेंशन लिख दिया, और x क्या हो जाएगा? जो चेंज इन लेंथ हुआ है, दैट इज dl माइनस ऑफ dx। और इसमें से मैं dx को कॉमन ले लेता हूँ, dx को कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? dl बाय dx माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस इज du, बराबर है। अब क्या करें इसको? अभी इसी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो। जो हमारे पास वैल्यू है dl स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था ना, dx dy और dl, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dl स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा था? कुछ नहीं, बस ट्रायंगल बनाया था। तो dl स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो इधर से मुझे क्या करना है? dl को हटाना है, तो dl बाई dx दोनों साइड में लिख लेता हूँ, dl बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो देखो किस तरीके से मैं चीजों को चेंज कर रहा हूँ। dl नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ तो मैंने उसको चेंज कर दिया dy बाई dx के फॉर्म में, ताकि मैं अब इसको आसानी से कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकाल करके लिख पाऊँ। ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1,
ये है डी बराबर। अब वापस से इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन लगवा देंगे जो भी है, क्योंकि ये हायर टर्म्स को हम लोग को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हायर टर्म्स को मुझे बस नेग्लेक्ट करना है, तो हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 1/2 dy बाई डी एक्स। होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा हो। और फिर यहाँ से dx को मैं नीचे कर लेता हूँ, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स और t इंटू हाफ ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स मैं आराम से ऊपर से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x मेरे को गिवन था, तो इसी को डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकलेगा और वैल्यूज को पुट कर लो। मैं डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अब टेंशन को क्या पुट कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ टी बाई म्यू होता है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, म्यू वी स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, टी इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, म्यू वी स्क्वायर बाई 2 और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिख लो, इतना आ जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर और के बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ पाई। अब सोच रहे हो कि पूछ के बेकार कर दिया, इसका डेरिवेशन भी बता दो। वेलोसिटी ये यहाँ पे वेव का है, और इसको अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू, याद करो क्या होता है, ओमेगा बाय के या के बाय ओमेगा, ओमेगा बाय के। ओमेगा बाई के। तो k जो यहाँ पे दिया गया है इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा बाय v, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और यहाँ पे भी जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, अरे क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ ओमेगा बचा है। तो फाइनल डी यू बाई डी एक्स कितना निकल के आ रहा है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट विल बी हाफ ऑफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5। तुम अगर इस वैल्यू को देखोगे और ऊपर जो वैल्यू आया है डी के बाय डी एक्स, ये दोनों वैल्यू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों का जो वैल्यू आया वो सेम आया, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मुझे क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, बेसिकली हम लोग को पावर और इंटेंसिटी निकालना है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी के बाय डी एक्स है, implies du is equals to dk। तो टोटल एनर्जी कितना मैं बोलूंगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और मैं इसको भी पर यूनिट लेंथ ले रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ में निकला है और काइनेटिक एनर्जी भी पर यूनिट लेंथ में निकला है, तो इधर से मेरे पास डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ पाई। So this is the energy per unit length, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज तो पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पावर, ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ।
पावर पूछा जाएगा। तो ये है हमारे पास पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, बताओ क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। यस सर। और पावर को हम लोग डी ई बाय डी टी लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे डी बाय डी एक्स मुझे गिवन है या फिर मैंने निकाला है, तो मैं इसको डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ। और जब डिवाइड करा तो इसको एक तरफ लेकर के आ गया, मैं एक साथ लिख दिया। तो ये कितना बन जाएगा? डी ई बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाई डी टी। बताओ डी एक्स बाई डी टी क्या चीज है? वेलोसिटी। किसकी? पार्टिकल की या वेव की? एक्स डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है, पार्टिकल या वेव? वेव वेव वेव। तो वेव की वेलोसिटी है ये। और डी बाई डी एक्स हमने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा म्यू और ओमेगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। ध्यान रखना कि ये जो हमारा पावर निकला है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, नॉट द एवरेज पावर। नीचे वी डब्ल्यू दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे वेलोसिटी ऑफ वेव है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहीं पे भी यूज नहीं होता है फॉर्मूले में, हमेशा वेलोसिटी ऑफ वेव ही यूज होता है। तो पावर का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन मुझे क्या निकालना है? एवरेज पावर। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर और मुझे निकालना है एवरेज पावर। वापस से एवरेज निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, किसी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, और मैं इसका भी निकालूंगा नहीं इंटीग्रेशन करके, मैं बस फॉर्मूला बता देता हूँ। डेट द पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू, जो चीज है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है उसका एवरेज 1/2 होता है, ये तुम याद करके चाहो तो रख सकते हो। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ म्यू बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और इसे याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखो कितने टर्म आते हैं, मैं याद कराता हूँ। 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स आते हैं। और 2 टर्म में स्क्वायर है और 2 टर्म में स्क्वायर नहीं है, इन दोनों टर्म में स्क्वायर नहीं है और इन दोनों टर्म में स्क्वायर है। पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये तो तुम याद ही रखो। तो अगर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो ओमेगा का भी स्क्वायर होना ही होना है। और म्यू यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव। इसके बाद देखते हैं हम लोग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, जो भी टोटल एनर्जी होगा कोई भी वे में, तो उसका आधा काइनेटिक होगा और आधा पोटेंशियल। तो पावर एवरेज वैसे बोलते हैं हम लोग कि आधा काइनेटिक एनर्जी है तो पावर एवरेज हाफ हो जाएगा। ये तरीका थोड़ी ना बोलने का, ये तो निकालना पड़ता है ना इस तरीके से। याद आया? ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि पावर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी पता है क्या किसी को? लाइट इंटेंसिटी। सर लाइक नंबर ऑफ वेव्स, एनर्जी पर क्रॉस सेक्शनल area, एरिया पर ऐसा समथिंग। कुछ। पर पावर पर यूनिट एरिया, ये याद रखो, पावर पर यूनिट एरिया ही हमारा इंटेंसिटी होता है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है,
और इसके बारे में डिटेल्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं, वो हम लोग 12th में देखेंगे। अभी सिंपल सा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होते हैं अगर एनर्जीज कुछ और डिफरेंट एंगल पे फॉर्म करे, वो हम लोग 12th में देखेंगे। तो अब इंटेंसिटी हम लोग लिखना चाहते हैं, है ना, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, दो इंटेंसिटी लिखा जा सकता है, एक एवरेज इंटेंसिटी लिखा जा सकता है, एक इंस्टेंटेनियस लिखा जा सकता है। तो मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, पावर एवरेज अपॉन एरिया। पावर एवरेज कितना है, तो हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया क्या है, कौन सा एरिया लूं मैं, इस जगह पे ये एरिया कौन सा लूं, किसका एरिया है, ये जो एरिया है ये बेसिकली क्रॉस पार्टिकल का। सेक्शन एरिया है रस्सी का। ठीक है क्या, जिसमें एनर्जी फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, रस्सी का क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। तो म्यू बाय ए मुझे कितना मिलेगा, ये चीज मैंने तुम्हें बताया हुआ है, याद है क्या, रो इंटू ए इज इक्वल्स टू म्यू, ये फॉर्मूला याद है, अभी जस्ट बताया मैंने। हाँ तो रो सर। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू बाय ए। तो यहाँ पे भी क्या म्यू बाय ए तुम्हें दिख रहा है, ये क्या चीज है, डेंसिटी रो, ये आ जाएगा फॉर्मूला हाफ ऑफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज आई एवरेज का फॉर्मूला। सेम इसी उसी तरीके से इसको भी याद रखेंगे, इसमें भी टोटल 4 टर्म है, 2 टर्म में स्क्वायर है और 2 टर्म में स्क्वायर नहीं है। जो भी फॉर्मूला ऊपर था एग्जैक्टली सेम, बस पावर में आता है म्यू, इंटेंसिटी में आता है रो, क्योंकि एरिया से डिवाइड हो गया ना, तो इसीलिए डेंसिटी रो आ गया। ठीक है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये सब चीजें हम लोग आगे जाकर के यूज करेंगे। ये आ गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या ये अब हाफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है, पावर मैक्सिमम म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो सकता है ना, ये तो एवरेज पावर है, मैक्सिमम पावर इतना हो सकता है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी, क्योंकि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 1 हो सकता है, हाँ सर। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी उसी फॉर्म में ये बात को लिखा है। अब इसमें थोड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, कोई भी 2 वेव है और वो इस तरीके से जा रहा है, तो बताओ 2 इंटेंसिटी का रिलेशन क्या सर होगा। ऊपर का लिखा। ये लो। सर हाँ, सर हमने वो डी बार डी एक्स फाइंड किया था एनर्जी के टाइम पे, हाँ, तो डी एक्स को उस साइड लेके इंटीग्रेट करके टोटल एनर्जी नहीं ला। एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, रस्सी कितनी लंबी है तुम्हें पता है क्या, नहीं, नहीं, अगर मालूम पड़ जाए तो कर सकते। यही तो नहीं पता है, क्योंकि हम रस्सी को हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का रखते हैं, है ना, एनर्जी कहाँ से आ रहा है कहाँ तक जाएगा तो हमें पता ही नहीं, अगर वो पता है तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चला क्वेश्चन में कुछ बोल दिया, रस्सी का लेंथ इतना नहीं है। पूछेगा नहीं पूछेगा,
क्योंकि अभी तक में मैंने देख लिया, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि एनर्जी पूछा हो, है ना। सर डायमेंशन पूछ सकते? क्या डायमेंशन? डायमेंशन पूछ सकते? डायमेंशन नहीं पूछेगा। यस। डायमेंशन डायमेंशन क्यों पूछेगा? किसका डायमेंशन तुम्हें नहीं आता है बताओ? हर एक का डायमेंशन तुम्हें आता है, तो फॉर्मूले की वैसे भी जरूरत नहीं है तुम्हें। डेंसिटी, वेलोसिटी, ओमेगा ए, इंटेंसिटी, हर एक का डायमेंशन तुम्हें पहले ही से पता है, फॉर्मूले की जरूरत है भी नहीं वैसे। तो एनर्जी में वो क्या क्या इम्पोर्टेंट था? एनर्जी में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये जो पावर का फॉर्मूला बताया और इंटेंसिटी का फॉर्मूला, बस इतने जो झमेले करे हमने, ये सिर्फ इस वैल्यू को निकालने के लिए किया और इस वैल्यू को निकालने के लिए किया। सर तो फिर इसका मतलब इनको रट्टा मारने का ना? हाँ, रट्टा मारने का है। मैं तो पहले ही तुम्हें बताया कि वो कहीं काम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? जैसा कि हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा ही था, और मैंने तुम्हें वहीं पे बताया था कि ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो तुम्हें हर एक जगह पे यूज होगा। वेव्स का वो एक एलिमेंट्री पार्ट था, और वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ो, चाहे साउंड वेव पढ़ो, चाहे तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ो, हर एक जगह पे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा था कि जो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी वेव का चाहिए होगा, किसी भी दो, मान लो कि दो वेव्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर करने के बाद वो रिजल्टेंट वेव फॉर्म करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है, मतलब एग्जांपल देख। ये एक स्ट्रिंग है और इसी स्ट्रिंग में दो वेव पल्स आ रहे हैं, ये इस तरफ से है और ये इस तरफ से, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है ना, दो वेव पल्स आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या करेगा बताओ? मिलके एक बड़े एम्पलीट्यूड वाला और बड़े वेवलेंथ वाला वेव क्या बना। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये दोनों कोलैप्स होने के बाद फिर, या फिर वेव रहेगा, सिंगल वेव बन जाएगा और लेफ्ट के डायरेक्शन में या राइट के डायरेक्शन में जाएगा? मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है और ये ज्यादा है, और इसका एम्पलीट्यूड A2 है जिसका कम है, तो A1 ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला है, तो रिजल्टेंट जो है डिस्ट्रॉय होकर के इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। क्या तुम्हें लग रहा है? हाँ, वही राइट साइड में जाएगा थोड़ा सा डिस्ट्रॉय। किसी को कुछ लग रहा है, कुछ और डिफरेंट सिनारियो तुम्हें नजर आ रहा हो तो मुझे बताओ। सर या एक कोलिजन बड़ा होगा, कोलिजन हो एम्पलीट्यूड जाएगा बीच में। वेव्स का कोलिजन होगा बीच में, उसके बाद सर एक बड़ा एम्पलीट्यूड बन ज्यादा जाएगा, सेमी सर्कल टाइप। कोलिजन होने के बाद का बात क्या होगा? जिसका वेलोसिटी जिस साइड ज्यादा है उस साइड चला जाएगा। अच्छा, मतलब मान लो A1 का ज्यादा है वेलोसिटी, तो सारा वेव एक रिजल्टेंट वेव को फॉर्म करेगा और वो राइट की डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। यस सर। ऐसा, और किसी को कुछ लग रहा है? दोनों वेव्स अपोजिट एम्पलीट्यूड चले भी जाएंगे बढ़- ना? ओके, तो सभी के विचारधाराएं अलग अलग हैं, सोचने के तरीके अलग अलग हैं, कोई बात नहीं। अब समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है, ये तो तुमने बताया, अब मैं बताता हूँ। लेट्स से कि ये जो है हमारा एक वेव है जो y1 किसी भी फॉर्म में होगा, और ये y2 वेव है जो किसी भी तरीके से होगा, और ये एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही पास पहुंच जाएगा, ऐसा एकदम पास आ चुका है। अब ये दोनों इंटरफेयर करने वाला है, और इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। ये इस तरफ जैसे इंटरफेयर करेगा, तो बेसिकली तुम इस पार्टिकल को देखो, ध्यान से देखो इस पार्टिकल को। ये पार्टिकल अगर तुम्हारा
A2 वाला वेव नहीं होता तो ये वेव इसको क्या करने की कोशिश करता, ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता, हाँ या ना? फील कर पा रहे हो क्या? हाँ यस सर। बिल्कुल हाँ, इसको ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करता। तो ये वाला जो A2 वेव है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये भी तो उसको उसी की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इसको ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और क्योंकि दोनों वेव्स एक साथ मिलेगा तो वहां पे रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा कुछ इतना बड़ा सा, A1 प्लस A2 एम्पलीट्यूड होगा। एंड दिस विल बी A1 प्लस ऑफ A2। यही बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि दोनों के इंटरफेरेंस के कारण से, दोनों का सुपरपोजिशन के कारण से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा डेट विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ बोथ द इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर किए, और क्योंकि सेम डायरेक्शन में था एक दूसरे को सपोर्ट किया वेव, और सपोर्ट करने के कारण से एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो वेव था अनडिफॉर्म्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये वाला जो वेव था अनडिफॉर्म्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मानो कि यूं कि रास्ते पे एक बाइक वाला है और एक ट्रक वाला है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया विदाउट कोलिजन किए हुए, और दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होता, और जितनी वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से चला जाता है। तो ये जो है y1 फंक्शन और ये y2 वाला वेव। तुम अगर सोच रहे हो कि डिस्ट्रॉय होगा, तो डिस्ट्रॉय हो गया तो एनर्जी गया कहाँ, मुझे वो बता दो। एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, इस वेव के पास एनर्जी है और इस वेव के पास भी एनर्जी है। अगर ये दोनों कोलिजन किया और डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो A1 A2 इक्वल है और डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो एनर्जी गया किधर, कहीं ना कहीं तो साउंड जाना एनर्जी। चाहिए। साउंड एनर्जी तो हुआ नहीं, उतना एनर्जी तो निकलता नहीं है ना, वैक्यूम रहा या तब तो फिर फिर सर ऐसा नहीं तब हो तो साउंड भी सकता। नहीं निकल पाएगा। तो फिर जो लंबा होने को जो एनर्जी लगा वो ये किस फॉर्म में गया है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अभी एनर्जी है। क्या इस इंस्टेंट पे मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी 0 है। खैर ये चीज अभी मैं रोक के रखता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा बाद में इसको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो मेरी बात आई थिंक तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ वो दोनों इंडिविजुअल वेव का वेक्टर समेशन है। क्लियर है क्या? ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस और भी इंटरेस्टिंग है, और उसमें कुछ, सर ऊपर लिखा है थोड़ा सा। हाँ लो ऊपर, हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें कि ये जो पल्स है इसी तरीके से था, लेकिन ये जो पल्स है वो इन्वर्टेड है और ये पल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स से कि दोनों का एम्पलीट्यूड अभी इक्वल है, ये भी ए नॉट है और ये भी ए नॉट है, और अच्छे तरीके से समझ में, और ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेगा। अब बताओ क्या होगा? सर वो स्ट्रेट हो जाएगा। क्या होगा? ये तो पहले पास आ जाएगा दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होकर के इस बार पूरा ही खत्म। नहीं सर मैं बताऊं, हाँ बताओ। लाइक वो उस पॉइंट पे आने पे उनके एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसके बाद और अगेन वैसे ही चले जाएंगे। ये एक तरफ हो सकता। लगभग लगभग अब तुम्हें समझ में आ रहा है और सही बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों वेव्स जो है वो इंटरफेयर करेंगे, और इंटरफेयर करने के बाद मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा इस पोर्शन में। बेसिकली ये थोड़ा सा आगे जाएगा और ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा, और
तो ये वेव ऐसा फॉर्म करना चाहता है और ये वेव ऐसा फॉर्म करना चाहता है, और क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इस जगह पे जो रस्सी होगा वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो रस्सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट। रस्सी फ्लैट हो गया, रस्सी तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। और रस्सी अगर फ्लैट हो गया तो इसके पास एनर्जी किधर गया, तो रस्सी स्ट्रेट हो गया ना। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी तो गायब हो गया भाई। पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब रस्सी स्ट्रेच्ड होता है। ये लेंथ इतना सा था लेकिन तुमने इसको खींच करके इतना बड़ा लेंथ किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है ना। लेकिन रस्सी तो यहाँ पे वैसा ही था, वैसा ही अब आ गया वापस से। एनर्जी किधर गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसमें 0 और इसमें काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम। अब ये सोच पाना तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर वाले में बताया, यहाँ पे इस वाले जगह में सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसमें 0 हो गया है और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम हो गया है, क्योंकि जो इलोंगेशन हुआ है सबसे पीक पे हुआ है, मैक्सिमम इलोंगेशन। समझ में आया क्या? हाँ और सर। यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी कैसे मैक्सिमम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी तो चलो 0 बता दिया आपने। और जब आप बताओगे कि हाँ ये वेव विदाउट अनडेविएटेड, विदाउट एनी अफेक्टेड, ये एक दूसरे को क्रॉस करके निकल गया, फिर कैसे अचानक से पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गया, है ना, पूछोगे। ये है तुम्हारा दूसरा, ये वन वेव बोल लेता हूँ, ये सेकेंड वेव, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये फर्स्ट वेव और ये सेकेंड, और अनडिफॉर्म बिल्कुल उतना ही एम्पलीट्यूड के साथ एक दूसरे को क्रॉस करके निकल गया। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा हुआ कि आधे पार्ट में जो वेलोसिटी है वो ऐसा है पार्टिकल, और ये ऐसा है, ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट है। और यही वेलोसिटी जो है वो रस्सी को नीचे पुल करके लेकर के आएगा, और यहाँ पे जो सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसका एक विजुअल दिखाऊंगा तुम लोग को, तो उसमें तुम लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ लिंक्स हैं, वीडियोस वगैरह मैं तुम्हें शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसको तुम लोग देखना। सर खैर, ऐसा कुछ होता है क्या, लाइक पोटेंशियल एनर्जी के टाइम वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो वेलोसिटी 0 था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 था। मैं और थोड़ा सा यहाँ समझाने की पे कोशिश कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो रस्सी है का पॉइंट है ये वाला रस्सी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला रस्सी इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं नहीं जा पा रहा है, वो उसी जगह पे रह गया, इसी जगह पे रह गया। ये जब वेव और आगे पहुंच जाएगा तो ये वेव ऐसा आ जाएगा और ये वेव ऐसा आ जाएगा, तो इतना सा पार्ट में फिर से वही प्रॉब्लम होगा, रस्सी को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रहा है और ये वाला नीचे वाला वेव नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं जा नहीं पा रहा है। तो ये इस तरीके से आगे जब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा तो ये सभी का सभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। और ये मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज अभी ये समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम लोग के लिए, कैसे ये सर वो वेलोसिटी। सेकंड वेव ऊपर कैसे आ गया? सेकंड ये है, सॉरी ये है फर्स्ट, एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, ठीक है, पलटी नहीं खाता है, एक दूसरे को बस क्रॉस कर जाता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता रहा था, तो उसमें से 2 एग्जांपल मैंने करके बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली है क्या चीज़, और इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बाय 2 इंडिविजुअल वेव्स इज गवर्न्ड बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें क्या बोला जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी व्हेन 2 waves combine together to give a resultant wave, its resultant displacement is generated by the superposition principle। और उसमें
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट, अब यहां से स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, states that the resultant displacement of the wave due to the interference of two waves is equals to the sum of individual displacement of the wave. तो ये मैंने तुम्हें सिंपल सी बातें बता दी। सर 50 सेकंड बचे। ओके, तो ये मैंने इसको लिख दिया, अब तुम इसको देख सकते हो। Superposition principle states that the resultant displacement of the wave due to the interference of two waves is equals to the vector sum of the displacement of individual waves। तो जो individual waves है उसका resultant इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। लेट्स से y1 जो है वेव इस तरीके से दिया गया है, t माइनस ऑफ x बाई बी, जो जनरल इक्वेशन था वो मैं लिख रहा हूँ, अभी साइनोसोडल वाला फिर हम लोग करेंगे। और दूसरा जो है t माइनस ऑफ x बाई v इस तरीके से दिया गया, तो रिजल्टेंट किस तरीके से होगा, द रिजल्टेंट वेव विल बी y1 प्लस ऑफ y2, रिजल्टेंट वेव विल बी गिवन बाय y1 प्लस ऑफ y2। ये इस तरीके से होगा, मतलब कि कोई भी वेव अगर आया और ये आकर के इंटरफेयर किया इधर से और इधर से, तो यहाँ पे मिला मुझे रिजल्टेंट, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के समेशन के बराबर होगा, ऐसा ये होगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटरफेरेंस टर्म यूज किया। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि कोई भी दो अगर इंडिविजुअल वेव्स मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन एक फॉर्म होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है, तो उस एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को इंटरफेरेंस से हम लोग जानते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करना। ठीक है क्या? यस सर। ओके, तो ऐसा करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सा एक साथ चलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मेन वेव ऑन ए स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है वो इस जगह से स्टार्ट हुआ है, और ये जो पोर्शन है ये सेम एग्जैक्टली रिपीट होगा तुम्हारा इसमें साउंड वेव में भी। इस पोर्शन को बिल्कुल मिस नहीं करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क में लिख लेना था। एक्सरसाइज 1 का आप सेक्शन ए बी आई थिंक सी तक कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कर लेना और एक डीपीपी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट